विभिन्न सभ्यताओं में संख्याओं को लिखने के क्या तरीके रहे हैं। इस भाग में हम इसी को जानेंगे। संख्याओं को लिखने की स्थानीय मान पर आधारित आज की दार्शनिक पद्धति का जो रूप हमारे सामने है, ये 2000 साल पुराना भी नहीं है। विश्व की अलग अलग सभ्यताओं का अपनी संख्याओं को लिखने के नियम थे। प्राचीन सभ्यताओं में संख्याओं के निरूपण का तरीका आज के प्रयोग किए जाने वाले तरीके से भिन्न था। संख्याओं के लिखने के ऐतिहासिक क्रम को स्थानीय मान के आलोक में देखें तो स्थानीय मान की अवधारणा का विकास का एक क्रम नजर आता है। इस क्रम को जानने से स्थानीय मान की अवधारणा को सीखने सिखाने को सरल व अर्थपूर्ण बना सकते हैं। संख्याओं के लिखने के तरीकों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि पहले किस प्रकार की संख्याओं के लिखने का तरीका है। इस प्रकार से संख्याएं लिखने वाली सभ्यताएं मिस्रकालीन, सुमेरु और यूनानी थीं। इन सभ्यताओं में कुछ संकेतों को तय कर लिया जाता था। उसके बाद कुछ नियम थे जिनका पालन करके संख्याएं लिखी जाती थीं। जैसे निर्धारित मान के संकेत बना दिए जाते थे। बड़ी संख्या लिखने के लिए इन संकेतों को बार बार दोहराया जाता था और नए संकेत का मान तय संकेतों के मान को जोड़कर प्राप्त कर लिया जाता था। ये जो आप सारणी देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि जो सभ्यताएं मिस्रकालीन, सुमेरु, यूनानी किस तरह के संकेतों का प्रयोग करती थीं, उनका मान हमारी आज की दार्शनिक पद्धति में कितना होता था। इन संकेतों को आपस में एक या अधिक बार प्रयोग करके मिस्र, सुमेरु और यूनानी लोग अपनी संख्याओं को लिखा करते थे। मिस्रकालीन संख्याओं की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रिहंड पेपिरिस, जिसका मूल नाम एहमिस पेपिरिस है, जो कि मिस्र की प्राचीन पुस्तक का अनुवाद है और इसे लगभग 1550 ईसा पूर्व लिखा गया है। इन स्रोत के द्वारा मिस्रवासियों की संख्या पद्धति का पता चलता है। सुमेरु सभ्यता के पड़ोस में ही अक्काडियन सभ्यता भी निवास करती थी। अक्काडियन भी प्रमुखता से वही संख्या संकेत प्रयोग करते थे जो कि सुमेरु करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नए संकेत भी बनाए। इन नियमों से संख्याएं लिखने पर बड़ी संख्याओं के संकेत की लंबाई कभी कभी बहुत बढ़ जाती थी, जिसको सप्लीमेंट करने के लिए बड़े मान के संकेत के आगे छोटे मान का संकेत लिखने पर बने संकेत का मान दोनों संकेतों के मानों के अंतर के बराबर होता है। रोमनवासी इस प्रकार के नोटेशन का प्रयोग करते थे। आपको यह पता है ना कि हम रोमन में 9 कैसे लिखते हैं। 10 के सिंबल के आगे 1 का सिंबल लगा देते हैं और इन दोनों का अंतर 9 कहलाता है। अब आइए देखते हैं संख्याओं को लिखने का दूसरा प्रकार कौन सा है। इस प्रकार की संख्याएं चीनी सभ्यता में लिखी जाती थीं। चीनी लोगों की संख्याओं को लिखने के नियम को जानते हैं। ये 2 प्रकार के संख्या संकेतों का प्रयोग किया करते थे। निर्धारित मान के पहले प्रकार के संकेतों के साथ निर्धारित मान के दूसरे प्रकार के संकेतों को लिखने पर बनी नई संख्या का मान दोनों मानों के गुणनफल के बराबर होता था। पहले लिखने के प्रकार में हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो 2 संकेत की बात हमने की, किस तरह के संकेत थे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहले प्रकार के संकेत हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लिए क्या संकेत प्रयोग किए गए हैं। अब आइए देखते हैं दूसरे प्रकार के संकेत किस तरह के हैं। आप देख सकते हैं 10, 100, 1000 और 10,000 के लिए संकेतों को। 10,000 के लिए इन 2 तरह के संकेतों में से कोई एक संकेत प्रयोग किया जाता होगा। अब दोनों संकेतों को मिलाकर नई संख्या कैसे बनाई जाती होगी, आइए उसका एक उदाहरण देखते हैं। आपको जो ये संख्या दिखाई दे रही है, इस संख्या को अगर हम पढ़ना चाहें तो ये हमारी आज की पद्धति के अनुसार से 89,567 होगी। आइए अब संख्याओं को लिखने के तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। इस प्रकार से संख्या लिखने वाली सभ्यताएं हिंदू बेबीलोनियन थी। चीन में 1122 ईसा पूर्व एक अभिलेख मिलता है। इसे चीनी भाषा में आइकिंग कहा जाता है। इस आइकिंग पर कुछ संकेत उकेरे गए हैं, जिनकी व्याख्या कुछ इतिहासकारों गणतज्ञों द्वारा चीन के किसी हिस्से में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं के रूप में किया गया है।
साथ ही साथ इन लोगों का यह भी मानना है कि इन संख्याओं को लिखने के नियम वही हैं जिन नियमों का प्रयोग हिंदू और बेबीलोनियन सभ्यताएं करती थीं। इस प्रकार के संख्याओं के लिखने के दो मुख्य नियम थे। निश्चित मान के कुछ संकेत तय कर दिए जाते हैं जिन्हें अंक कहा जा सकता है। जिस स्थान पर अंक लिखा जाता है उस स्थान का एक निर्धारित मान होता है। इस पद्धति की पूर्ण संख्या में पहले स्थान का मान 1 के बराबर होता है और उसके बाद के स्थानों का मान उस पद्धति के कुल अंकों की संख्या के गुने के रूप में समझा जा सकता है। किसी भी स्थान पर लिखे अंक का उस स्थान के मान के साथ गुणा हो जाता है जिससे पूरी संख्या का मूल्य मिल जाता है। अभी हम जिस चीनी आइकन का बात कर रहे थे उसके संकेत आप देख सकते हैं। इन प्रतीकों का कितना उपयोग होता था यह स्पष्ट नहीं है। ये जो प्रतीक देख रहे हैं शून्य के लिए और ये 1 के लिए प्रयोग करते थे। इस पद्धति की व्याख्या चीनी विद्वान द्विआधारी पद्धति में लिखी संख्याओं के रूप में करते हैं। इन चीनी इतिहासकारों ने इन संकेतों को किस तरह व्याख्या की, आइए देखते हैं। पद्धति के अंक हम देख ही चुके हैं, शून्य के लिए और 1 के लिए। हर स्थान का मान 1 से शुरू होकर हर बार 2 गुना होता जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनियन लोग भी तीसरे प्रकार के नियमों के आधार पर अपनी संख्याएं लिखते थे। बेबीलोनियन सभ्यता 59 तक की संख्याओं को लिखने के लिए नियम वही थे जो कि मिस्र या सुमेरु लोगों के थे, लेकिन 59 से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए ये तीसरे प्रकार के नियमों का प्रयोग करते थे। ये अपनी संख्याएं कैसे बनाते थे, आइए एक उदाहरण से देखते हैं। यद्यपि बेबीलोनियन लोगों के संख्या को लिखने के नियम आज के संख्याओं को लिखने के नियमों से काफी मिलते जुलते हैं, फिर भी इनकी संख्या लिखने की पद्धति पूरी तरह से सुसंगत नहीं थी। आइए अब तक जो हमने बात की उस समझ को जांचते हैं। आपके सामने चीनी पर मिले संकेतों की तरह नीचे 2 संकेत लिखे गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनको दार्शनिक पद्धति में कैसे लिखेंगे? उसी दौर में चीनी एक समस्या को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप बताइए इसे कैसे सुलझाते होंगे। यदि आंसू के पास ये जो बकरी दिखाई दे रही हैं, जो सिंबल्स, इतनी बकरियां हैं और जो आपको दिख रहा है ये गायें हैं, जिसमें से उसने इतनी बकरियां बेच दी, तो आंसू के पास कुल कितने मवेशी हैं? मिस्रकालीन अंक संकेतों में आप स्क्रीन पर दिखाई गई संख्याओं को कैसे निरूपित करोगे? बेबीलोनियन अंक संकेतों में आप इन संख्याओं को कैसे निरूपित करोगे? खुदाई में बेबीलोनियन समय की एक मिट्टी की प्लेट मिली है जिस पे लिखा है इस संख्या को वर्ग करने पर यह संख्या मिलती है। तो जांच करके आप बता सकते हो क्या बेबीलोनियन के लोगों ने सही वर्ग किया था? अगर आप इन सवालों के जवाब दे पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी तीनों प्रकार के लिखने के तरीकों पर कुछ समझ बनी है। ये तीनों प्रकार के लिखने के तरीके संख्याओं को लिखने के विकास के क्रम को दिखाते हैं, जो हमारी आज की पद्धति हिंदू अरेबिक दार्शनिक प्रणाली को सीखने में न केवल हमारी मदद करते हैं बल्कि हमारी समझ का विस्तार भी करते हैं। आगे के भागों में हिंदू अरेबिक दार्शनिक प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, इसे बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कौन सी गतिविधियाँ किस तरह की शिक्षण विधा उपयोग में लाई जाए के बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।